देखो, तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के बारे में, और न्यूलैंड्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, और उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि न्यूलैंड्स का क्या क्या डिमेरिट्स था। लेकिन न्यूलैंड्स का जो भी डिमेरिट्स हो, लेकिन उनका एक कॉन्सेप्ट क्या था कि उनका कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने एटॉमिक मास को एलिमेंट के केमिकल और फिजिकल बिहेवियर से रिलेट किया था, को रिलेट किया था। तो भले उनका जो पीरियोडिक टेबल था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, उसको मतलब इनवैलिड कर दिया गया, लेकिन लंबे टाइम तक बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया कि फर्दर जो एटॉमिक मास था और जो किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल बिहेवियर था उसको कोरिलेट किया। पहले ही पता है और बता भी चुके हैं कि जो न्यूलैंड्स का मतलब कि पीरियोडिक टेबल था उसको डिस्कार्ड करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि वो जो पीरियोडिक टेबल बना था 56 एलिमेंट्स के लिए बना था, और फ्यूचर में कुछ समय के बाद ही कुछ और न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो गए। बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया कि फिर से वही एलिमेंट उठाएं, उनका एटॉमिक मास उठाएं और एटॉमिक मास को केमिकल और फिजिकल बिहेवियर से कोरिलेट करने की कोशिश किया, लेकिन उनमें से बहुत किसी को उस हद तक सक्सेस नहीं मिल पाया जिस हद तक तुम्हारे मेंडलीफ को मिला। मेंडलीफ भी एक रशियन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी सेम वही काम किया। इन्होंने क्या किया कि सिंपल सा जो भी एलिमेंट्स थे एट दैट टाइम, उस समय लगभग 63 एलिमेंट था, उन्होंने 63 एलिमेंट्स को लिया। 63 एलिमेंट्स को एक कार्ड के ऊपर, एक छोटा सा कार्ड लिए, और उस कार्ड के ऊपर में जो भी एलिमेंट्स था उसका नाम लिखा, उसके साथ साथ उसका फिजिकल बिहेवियर और उसका केमिकल बिहेवियर लिखा, और उसका एटॉमिक मास लिखा। ठीक है, 63 एलिमेंट, 63 कार्ड लिए। 63 कार्ड लेने के बाद उस पर उसका एटॉमिक मास, उसका फिजिकल और केमिकल बिहेवियर लिया। फिजिकल और केमिकल बिहेवियर स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने उस समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, या सिंपल सा जो भी एलिमेंट था उसका कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ किस तरह से बिहेव करता है, और उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट है उसका कंपाउंड, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ हो या ऑक्सीजन के साथ हो, उसका क्या बिहेवियर है, और उसी कंपाउंड के बिहेवियर के बेसिस पे एलिमेंट का बिहेवियर को स्टडी करना शुरू किया। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि उन्होंने किसी भी एलिमेंट का केमिकल या फिजिकल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन या कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन ही क्यों लिया? तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो एटमॉस्फेयर में अबंडेंट है, अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, और दे इजली फॉर्म देयर कंपाउंड, ये किसी भी एलिमेंट के साथ आसानी से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी कारण से उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेलेक्ट किया, क्योंकि वो ज़्यादातर एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। उसके बाद उन्होंने स्टडी करना शुरू किया, उसका केमिकल और फिजिकल बिहेवियर लिया, और उस केमिकल और फिजिकल बिहेवियर को एटॉमिक मास के साथ कोरिलेट किया। कोरिलेट करने के लिए उन्होंने 63 पेपर लिया। पेपर पर मान के चलिए कि इस तरीके से पेपर लिया, यहाँ पे उन्होंने एलिमेंट्स का नाम लिखा, उसका एटॉमिक मास लिखा, उसका केमिकल और फिजिकल बिहेवियर लिखा, और फिर बुलेटिन बोर्ड, आप जानते होंगे बुलेटिन बोर्ड, स्कूल में बुलेटिन बोर्ड्स होता है, तो सेम उसी तरीके का एक बुलेटिन बोर्ड लिए, और उस बुलेटिन बोर्ड पे सिमिलर फिजिकल और केमिकल बिहेवियर वाले एलिमेंट को एक साथ चिपकाना शुरू किए। मतलब एक जैसा बिहेवियर था उसको एक साथ चिपका दिए, डिफरेंट बिहेवियर लाकर दूसरे, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके बुलेटिन बोर्ड पे उन्होंने 63 एलिमेंट्स को चिपका दिया। ये काम उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार नहीं किया होगा, कई बार किया, और कई बार करने के बाद जब उन्होंने गौर किया उस पर, जब फोकस किया, तो उन्होंने देखा कि
किसी भी एलिमेंट को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाए तो वो अपना केमिकल और फिजिकल बिहेवियर रिपीट करता है। मतलब कि अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाता है तो एक सर्टेन टाइम के बाद सिमिलर केमिकल और फिजिकल बिहेवियर वाला एलिमेंट आता है। दैट मीन्स कि उन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट्स होता है उसका जो फिजिकल या केमिकल बिहेवियर होता है एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता मतलब कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट को रखा जाए तो सर्टेन टाइम के बाद सिमिलर एलिमेंट रिपीट करेगा, और फिर उसी के बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट को अरेंज करके रख दिया। एलिमेंट को जो कॉलम में रखा गया था इस तरीके से, ये अगर मान लिए कि इस तरीके से रखें, ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ऐसे मतलब ये कॉलम नहीं है, ये रो हो गया, ये रो हो गया। इस तरह से जो रो होता है, इस रो को उन्होंने कहा पीरियड। ये आपका फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल रो, ये हॉरिजेंटल रो को उन्होंने क्या कहा, पीरियड। और वर्टिकल कॉलम ऐसे, फर्स्ट ग्रुप, समझे, वर्टिकल कॉलम को उन्होंने क्या कहा, ग्रुप कहा। तो ये हुआ फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया रो और कॉलम में। जो रो था उसको उन्होंने पीरियड कहा और जो कॉलम था उसको उन्होंने ग्रुप कहा। क्लियर। अब बात करते हैं कि मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला उनका मेरिट क्या था कि उन्होंने क्या किया, कि बताया ना कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 63 एलिमेंट लिया, 63 एलिमेंट्स का केमिकल और फिजिकल बिहेवियर लिखा और सिमिलर बिहेवियर वाले एलिमेंट को एक साथ रखा। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सबसे पहले एलिमेंट उठाया और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख दिया। उन्होंने क्या किया कि सिमिलर बिहेवियर वाले एलिमेंट को एक साथ रखा, और तब जाकर उन्होंने जब स्टडी किया तब उनको पता चला कि जो एलिमेंट्स होता है वो इंक्रीजिंग, मतलब जो उनका केमिकल या फिजिकल बिहेवियर जो होता है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाए तो सर्टेन टाइम के बाद सिमिलर केमिकल और फिजिकल बिहेवियर वाला एलिमेंट आएगा। लेकिन उसी समय उन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट का मास कितना दिया हुआ, 58.9। निकल का मास कितना है, 8.7। तो पीरियोडिक टेबल में किसको पहले और किसको बाद में रखना चाहिए, इसका मास कम है, इसको पहले रखना चाहिए था, इसको बाद में। लेकिन मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। चूंकि उनको फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को मैच करवाना था, तो उसको मैच करवाने के लिए कुछ एलिमेंट्स जिसका मास ज़्यादा था लेकिन उसको भी उन्होंने पीरियोडिक टेबल में पहले रखा, और जिसका कम था उसको बाद में रखा, ताकि सिमिलर बिहेवियर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक ग्रुप में रहे। ये इनकी मेरिट्स थी, मेरिट ही कहो उसको। दूसरा था कि उन्होंने क्या किया कि अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा, जो न्यूलैंड्स ने गलती किया था कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में, न्यूलैंड्स ने कोई गैप नहीं छोड़ा था, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा और बहुत कॉन्फिडेंसली और बोल्डली उन्होंने कहा कि इन नियर फ्यूचर में और नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे, और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गैप छोड़ दिया। बाद में जा करके बहुत सारा नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ, उस समय नहीं था, लाइक गैलीमियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, ये सब बाद का एलिमेंट है जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनने के बाद से डिस्कवर हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक वर्ड दिया, प्रीफिक्स, कि जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उसके लिए प्रीफिक्स एलिमेंट का यूज़ किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने कहा था एका मतलब होता है 1, ठीक है ना। तो जैसे एका बोरेन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। जैसे मान लिया कि गैल्मियम हुआ तो गैल्मियम का जो नाम पड़ा वो एका एल्युमिनियम पर पड़ा। अभी भी आप देखिएगा तो
तो पीरियोडिक टेबल में एल्युमिनियम के नीचे में आपका गैल्मियम आएगा, और जबकि उस समय गैल्मियम डिस्कवर नहीं हुआ था, बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, तो उसको कहाँ रखा गया? एल्युमिनियम के ठीक नीचे। उसी तरह से जर्मेनियम को कहाँ रखा गया? तो सिलिकॉन के नीचे। ठीक है, तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा था, और उस गैप को उन्होंने बहुत बोल्डली कहा कि इन नियर फ्यूचर बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होंगे और उनको इसी बेसिस पर रखा जाएगा। बहुत सारे जो आप नोबल गैसेस की बात कीजिए, अभी तक किसी साइंटिस्ट ने नोबल गैसेस के बारे में डिस्कस नहीं किया। सही बात तो यह था कि उस समय तक नोबल एलिमेंट के बारे में किसी को कोई जानकारी था भी नहीं। क्यों जानकारी नहीं था? तो इसलिए नहीं जानकारी था क्योंकि नोबल एलिमेंट जो होते हैं, पहला तो उनका जो परसेंटेज होता है या जो उनका अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है, पहला रीज़न। दूसरा कि आप जानते हैं कि नोबल एलिमेंट इनर्ट्स इन बिहेवियर होता है, मतलब वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता, जिसके कारण साइंटिस्ट को इनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। जहाँ भी मिलेंगे अकेला मिलेंगे, और अकेला मिलेंगे और कम मात्रा में मिलेंगे। तो न्यूलैंड्स ने भी नोबल गैस के बारे में कुछ नहीं बोला, मेंडलीफ ने भी नोबल गैस के बारे में कुछ नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला क्योंकि उस समय तक नोबल गैसेस के बारे में किसी को जानकारी नहीं था। लेकिन मेंडलीफ का एक ये भी मेरिट्स था कि बाद में जब नोबल एलिमेंट डिस्कवर हुए तो बिना किसी पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए हुए, उन सारे नोबल एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के एकदम राइट साइड में रखा गया। अभी भी देखिएगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो आपका नोबल एलिमेंट है एकदम राइट साइड में एक ग्रुप में रखा गया। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में भी उसको राइट में रखा गया था। ठीक है, अब ये आपका हो गया मेरिट्स। अब डिमेरिट्स की बात करते हैं कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट्स क्या था। तो सबसे पहले बात, आज भी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी भी यही डिमेरिट्स है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी भी आप अगर हाइड्रोजन का पोजीशन को देखोगे तो जस्ट सोडियम के ऊपर है, सोडियम पोटेशियम है ना, जस्ट उसके ऊपर में हाइड्रोजन है। आप जानते हो कि सोडियम और पोटेशियम एक अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल का मतलब होता है कि ये जो बेसिस का फॉर्मेशन करता है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर और हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये सोडियम और पोटेशियम कभी भी रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा और आयोनिक मतलब स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन हाइड्रोजन को भी सोडियम और पोटेशियम के साथ रखा गया। देखिएगा तो जो हाइड्रोजन होता है उसी तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिस तरीके से सोडियम करता है। आप देखिएगा जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl NaCl, इसका भी एक वैलेंसी, सोडियम का भी एक वैलेंसी है ना, ये भी H2O बनाता है, ये Na2O बनाता है, H2S बनाता है, Na2S बनाता है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है दोनों में कि सोडियम सिर्फ नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, ये नॉन मेटल और मेटल दोनों से रिएक्ट करता है और कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। हाइड्रोजन जो होता है नॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है और नॉन मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड आगे चल के आप समझिएगा, जिसमें अभी तक आपको पिछले क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में कहीं बताएंगे तो आयोनिक कंपाउंड के बारे में बताएंगे कि आयोनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड वेयर इलेक्ट्रॉन आर लूज और गेन बाय वन एलिमेंट्स। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो दूसरा गेन करता है और अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। और बेसिकली ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। कोवैलेंट कंपाउंड कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे, तो कोवैलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं करता, वो शेयर करता है। तो हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके कोवैलेंट कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए देखिएगा कि हाइड्रोजन को अब कहाँ रखोगे, मेटल के साथ रखोगे या आप क्लोरीन के ऊपर रखोगे, ये आज भी किसी ने नहीं अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेंडलीफ ने भी एक्सप्लेन नहीं किया था।
दूसरा उनका लिमिटेशन क्या था कि उन्होंने कहा गैप। अच्छा, आइसोटॉप्स से पहले आइसोटॉप्स के बारे में बात करते हैं। आइसोटॉप्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस समय तक आइसोटॉप्स के बारे में कुछ खास जानकारी भी नहीं था। आइसोटॉप्स तो आपको पता होगा कि सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट बट सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप्स क्या होता है? तो सेम एलिमेंट होता है, उसमें डिफरेंट एटॉमिक मास होता है लेकिन सेम एटॉमिक। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है ना। कार्बन का 2 आइसोटॉप होता है, C12 C14। तो अगर आप देखोगे यहां पे देखो कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। कार्बन का 2 आइसोटॉप है, उसी तरीके से क्लोरीन का 2 आइसोटॉप। अब सोचिए कि कार्बन के ही बारे में सोचो, इसका एटॉमिक मास 12 भी है और अब इसको किस बेसिस पर रखा जाए? 14 के बेसिस पर रखा जाए कि 12 के बेसिस पर रखा जाए? तो आइसोटॉप्स के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। थर्ड जो उनका लिमिटेशन था कि उन्होंने गैप बोला कि ठीक है, नियर फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होंगे, इसके लिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल में गैप भी छोड़ दिया। लेकिन बात यहाँ पे आई कि गैप छोड़ना है तो कितना गैप छोड़ना है? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिए कि हम क्लास में बच्चों को रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठाते हैं, रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठाते, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक सीक्वेंस में नंबर लिए, और सीक्वेंस में नंबर लेने से क्या फ़ायदा हुआ कि अगर मान लिया कि 17 के बाद 18 नहीं मिलता है, हमको 19 मिलता है, तो इसका मतलब कि एक बच्चा वहाँ पे मिस कर रहा है। 30 के बाद अगर मान लिया कि फिर 34 मिलता है, तो इसका मतलब कि 31 32 33 3 बच्चे गायब हैं। अगर हम बच्चे का रोल नंबर सीक्वेंस में रखे हैं तो रोल नंबर देख करके हम बता सकते हैं कि बीच में कितने बच्चे गायब हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ कि बच्चों को रोल नंबर हम कह दें अपने मन से ले लो, जस्ट लाइक कि जर्सी नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर। अब एक बच्चा जो है अपना रोल नंबर 7 रख लिया, दूसरा 8 रखा, तीसरा 18 रख लिया, चौथा 36 रख लिया, पांचवा 95 रख लिया, कुछ और रख लिया, मतलब कोई सीक्वेंस में नहीं रखा। अब सोचिए कि अब आप क्या बता पाओगे कि 2 प्लेयर या 2 बच्चों के बीच में कितने का गैप है? अगर नंबर सीक्वेंस में नहीं है तो फिर ये बता पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि उन 2 के बीच में कितने का गैप है या कितना मिस कर रहा है। एटॉमिक मास के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि एलिमेंट का जो एटॉमिक मास आता है वो एक पर्टिकुलर मैनर में नहीं आता, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं आता, समझे। और जब सीक्वेंस में नहीं आता है तो ये बता पाना कि 2 कंजिक्यूटिव एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट और नया डिस्कवर होंगे, उसी के हिसाब से ना गैप छोड़ेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये 3 लिमिटेशंस है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। आगे क्लास 11th में पढ़ोगे तो कुछ और चीज़ें पढ़ोगे, फिलहाल के लिए इतना ही है। तो कुल मिला के मेंडलीव के बारे में इन शॉर्ट हम लोग क्या समझे कि मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो ये दिमाग में रख के बनाया कि जो सिमिलर फिजिकल और केमिकल बिहेवियर का एलिमेंट है उसको एक साथ रखा जाए, और एक साथ रखने के बीच में ही उन्होंने जब ध्यान दिया तब उनको ये पता चला कि जो केमिकल या फिजिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट होता है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने थोड़ी सी चालाकी की। इन्होंने ये नहीं बोला कि आफ्टर 8 या आफ्टर 7, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास देन एलिमेंट्स रिपीट देयर बिहेवियर इन अ पीरियोडिक मैनर। पीरियोडिक मैनर एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करेगा। उन्होंने अपना गैप भी छोड़ा, ठीक है। फिर उन्होंने जो भी ध्यान दिया गैप रखे
और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स के मास को इधर उधर भी किया। तो सेम ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट था, ठीक है ना। तो क्या क्या किया उन्होंने, तो जब उन्होंने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया तो उनके पास टोटल कितने एलिमेंट थे, 63। तो सबसे पहले उनके पास टोटल थे 63। इस 63 को क्या किया उन्होंने, एक पेपर पर लिखा। क्या लिखा, तो उसका एटॉमिक मास लिखा, इस एलिमेंट का नाम लिखा, उसका केमिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर लिखा, और ये 63 एलिमेंट्स को एक बुलेटिन बोर्ड पे चिपका दिया। चिपकाने के बाद उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। केमिकल और फिजिकल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए उन्होंने किस दो एलिमेंट को सेलेक्ट किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये ज़्यादातर मेटल या नॉन मेटल के साथ अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और उसी कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड के बिहेवियर के बेसिस पे इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करना शुरू किया। टोटल कितना एलिमेंट को, 63। फिर उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया। जो कॉलम बना, इस तरीके से जो कॉलम बना, इस कॉलम को क्या कहते हैं, ग्रुप, और इस तरीके से जो रो बना, इसको क्या कहते हैं, पीरियड। तो उन्होंने ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट दिया। मेरिट क्या था, तो पहला मेरिट था कि उन्होंने कुछ एलिमेंट जिनका मासेस ज़्यादा था लेकिन पीरियोडिक टेबल में उन्होंने पहले रखा ताकि उसका बिहेवियर मैच कर सके। अब आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा अपने बुक में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और उसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट ढूंढिएगा जिसमें कुछ एलिमेंट जिनका मासेस ज़्यादा है उसको पहले रखा गया, जिसका कम है उसको बाद में रखा गया। उन्होंने गैप छोड़ा क्योंकि उनको पूरा बॉडीली उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में कुछ और एलिमेंट डिस्कवर होंगे। और बाद में जब नॉवल एलिमेंट डिस्कवर हुए, बाद में बताया कि नॉवल एलिमेंट चूँकि नॉवल बिहेवियर का होता है, कंपाउंड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए बहुत लेट से इनका डिस्कवरी हुआ। नॉवल एलिमेंट डिस्कवर हुए तो बिना पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए हुए इसको राइट साइड में रख दिया गया। जैसे ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ था ना ऐसे पूरा, तो इसको साइड में एकदम यहाँ रख दिया गया। इस पीरियोडिक टेबल से इसको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। लिमिटेशन मेंडलीव का यही था कि जो हाइड्रोजन का पोजीशन था उसको अल्कली मेटल के साथ रखे थे। दूसरा आइसोटॉप्स, जो उस समय कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आइसोटॉप्स बाद में प्रॉब्लम क्रिएट किया क्योंकि आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट होता है, सेम बिहेवियर होता है, लेकिन उनका डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मासेस होता है। और उसके बाद एटॉमिक मासेस जो होता है वो रेगुलर मैनर में नहीं आता है। रेगुलर मैनर में नहीं आने के कारण सबसे बड़ी समस्या है कि दो एलिमेंट के बीच में कितना नया एलिमेंट डिस्कवर होगा, ये बता पाना मुश्किल है। इससे आप अपने पीरियोडिक टेबल में गैप नहीं दे सकते हो। कितना गैप दोगे, दो एलिमेंट के बीच में मान लो कि एक का मास है 2, उसके बाद आ गया 5, फिर आ गया 9, फिर आ गया 13, फिर आ गया 18, तो बीच में कितने का गैप, रेगुलर में तो आ नहीं रहा, तो इसलिए गैप छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उससे पहले मॉसले आते हैं, मॉसले के बाद ही मॉडर्न आता है। मॉसले के बारे में उतना कोई खास आपको नहीं दिया गया, मॉडर्न पे आपको डिस्कस करना है। इस ईयर में पीरियोडिक टेबल शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।